सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कैरियर इंडियन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं साइंस के कुछ टॉपिकों के बारे में बात कर रहा था, उनको आगे बढ़ाते हैं अपन। आज देखते हैं, हमने कल पढ़ा था कोशिका झिल्ली की संरचना और उनके कुछ कोशिका झिल्लियों के जो मॉडल दिए थे उन वैज्ञानिकों के नाम के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब अपन ने कल सैंडविच मॉडल पढ़ा था कि आखिर सैंडविच मॉडल है क्या। इसके बारे में अपन ने एक डायग्राम के माध्यम से समझा था, उसको डिफाइन किया था कि कैसे एक सैंडविच जैसी संरचना दिखाई देती है। अब आगे अपन पढ़ते हैं, जैसे कि तरल मोजेक मॉडल है। पहले तो सिंगर ने इसे प्रस्तुत किया, निकोलसन ने इसे प्रस्तुत किया। अब ये आखिर होता क्या है, यहाँ तक आपने लिख लिया था, 4 पॉइंट लिख लिए थे। अब यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं अपन कि आज की क्या क्लास है। तो अपन एक चीज देखते हैं, मैंने क्या बताया था आपको कि सैंडविच मॉडल में बाह्य परतें किसकी पाई जाती हैं। जैसे कि सैंडविच होता है, सैंडविच में ऊपर की परतें सेम होती है, नीचे की परतें सेम होती है, बीच में जो मसाला भरा जाता है वही तो होता है अलग। तो ऊपर की परतें और नीचे की परतें इस सैंडविच मॉडल में क्या कहलाती हैं, वो किसकी बनी होती हैं। बिल्कुल, जो सैंडविच मॉडल में जो मध्य परत होती है उसमें जिसे मसाले के रूप में मानते हैं, वो क्या कहलाती है, जो मध्य परत फास्फोलिपिड की बनी होती है। अब समझते हैं तरल मोजेक मॉडल। अब एक चीज समझाना चाहता हूं आपको, सुनना। जैसे कि मान लो ये कोई एक परत है, जैसे कि ये कोई कोशिका की झिल्ली है। किस किस को दिख रहा है ना सबको। अब इस कोशिका की झिल्ली में कहते हैं कि जैसे तरल मोजेक मॉडल होता है, वो कहता है कि इसमें कुछ क्या होते हैं, प्रोटीन होती है। जो प्रोटीन के अणु क्या करते हैं, इसमें दसे हुए रहते हैं। जैसे कि आप देखो कि क्या नाम से कोई पदार्थ है, जैसे कि चीनी वगैरह लो, एक कटोरी में लिया आपने, ठीक है। उसके अंदर आपने कोई भी चीज, जैसे कि ठोस चीज को लगाया, अंदर तक बीच में रख दिया, उसके ऊपर से चीनी और डाल दी, तो क्या हो गया, बीच में हो गया। तो आप ये बताओ, जैसे कि मान लो ये कोई कप है या कटोरा है या कुछ भी मान लो, इसमें अपन ने क्या भरा, पहले नीचे कुछ पदार्थ भरा, ठीक है, कुछ भी मान लो, कुछ पदार्थ भरा। अब इसमें अपन ने कुछ ऐसे ठोस पदार्थ सा कुछ चीज रखी, इसको अलग कलर से डिफाइन कर देता हूँ। मान लो ये चीज रखी, ठीक है। फिर इसके अंदर वापिस अपन ने ऐसे क्या कर दिया, इसको भर दिया। अब एक बात बताओ, इसको निकालना सबसे कठिन है, और इसी के ऊपर फिर हमने एक और चीज रख दी ऐसे। अब बताओ सबसे जल्दी कौन निकल निकल सकता है, मतलब पहले किसको अपन जल्दी निकाल सकते हैं। ऊपर वाला ये जल्दी निकलेगा, इसको निकालने में बहुत दिक्कत आएगी, पहले इनको हटाना पड़ेगा फिर ये निकलेगा। तो इसी प्रकार ये एक लिपिड की परत पाई जाती है, जिसपे क्या होते हैं, उसमें तो क्या है, प्रोटीन के ऊपर ऊपर लगी हुई थी, इसमें क्या है, प्रोटीन के कण दसे हुए होते हैं ऐसे, और कुछ ऊपर की तरफ लगी हुई होती है। जो ऊपर की तरफ लगी होती है उनका 40% ही भाग पाया जाता है, वो जल्दी से निकल जाती है। जो अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं उनको निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो अंदर झिल्ली की वो अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं। इसलिए किसका प्रयोग किया, तरल मोजेक मॉडल का प्रयोग किया। अब पहली चीज कि तरल मोजेक मॉडल का प्रयोग किसने किया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिंगर और निकोलसन ने तरल मोजेक मॉडल को प्रस्तुत किया। क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहला क्वेश्चन ही अपना एक ही होता है कि तरल मोजेक मॉडल की खोज किसने की। दूसरा अपना क्वेश्चन होता है कि जो तरल मोजेक में प्रोटीन के कण होते हैं, प्रोटीन होती है वो अंदर की तरफ दसी हुई होती है, बाहर की तरफ दसी हुई होती है, उनमें से सबसे कमजोर पार्ट कौन सा होता है। तो आपको समझाया मैंने उस डायग्राम के माध्यम से कि ऊपर के प्रोटीन होती है उसे आसानी से निकाला जा सकता है, जबकि अंदर के प्रोटीन को नहीं
नहीं निकाला जा सकता। अब समझो पहली चीज कि सैंडविच मॉडल किसने दिया? डेविसन और डैनियल ने। तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? सिंगर और निकोल्सन। और इकाई कला सिद्धांत किसने दिया? रॉबिसन ने। और लिपिड सिद्धांत किसने दिया? ओवर्टन ने। ये चीज तो आपको जैसे पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए कि किसने किसका सिद्धांत दिया। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा डायरेक्ट। मैंने आपसे क्वेश्चन किया पिछली क्लासों में कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कोशिका की खोज किसने की, ऑप्शन दे देगा, उसमें रॉबर्ट हुक का नाम दे देगा, तो आपको सीधा क्वेश्चन मिलेगा। वैसे ही सैंडविच मॉडल की खोज किसने की, ऑप्शन दे देगा, आपको इसकी खोज के बारे में बताना है। अब पहली चीज ये लिखोगे आप तरल मोजेक मॉडल। फिर आपको ऐसा डायग्राम बनाना है कि इसमें क्या पाए जाते हैं जी। उतारो। एक चीज और समझ लो, एक छोटी सी, फिर आपको उतारना है। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है, कोशिका है। अब आपको दिमाग में लेते हुए चलना है, मैं जो जो नाम लिखूं उसके दिमाग में ले लेना है आपको कि इसकी खोज किसने की थी और इसका कार्य क्या है, जब जाके आपको आगे समझ में आए। ये क्या है? कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? कोशिका जो बहुत जीवन, जी बिल्कुल, कोशिका जीवन का भौतिक आधार है। ये किसने कहा था? हक्सले नामक वैज्ञानिक ने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में इसकी चर्चा होती है और देखने को मिलता है, ये चीज का ध्यान रखना। अब इसमें जो केंद्रक पाया जाता है, कोशिका ध्रुव भरा हुआ रहता है यहां पर। इस कोशिका ध्रुव की खोज किसने की थी? पुरकेंजे ने। और हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया था। अब इसे बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब एक समझ, जो मैं समझा रहा हूं उस चीज को समझ रहा हूं, मेन पॉइंट मेरा यही है। केंद्रक में क्या होते हैं? क्रोमेटिन पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये किसके बने हुए होते हैं? जैसे डीएनए की संरचना। अब अपन क्या पढ़ेंगे? डीएनए व आरएनए। पहली चीज आरएनए। एक चीज ध्यान रखना, मैं इस बात को जनरल नॉलेज के रूप में लेता हूं कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये चीज तो आपके ध्यान में होनी चाहिए। क्या होती है? मैंने बार बार बताया था, डीएनए की फुल फॉर्म और आरएनए की फुल फॉर्म। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल डीएनए की होती है, आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये ऊपर की कॉफी होती है, यदि आप भूल जाते हो तो ऊपर की जो लाइन होती है ना, ऊपर की जहाँ पे हेडिंग लिखते हो, इधर एक लाइन खिंच रही है जो ऊपर खाली स्थान होता है, उस पर लिख लेना डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या है? बार बार जब कॉफी खोलो तो ध्यान आएगा। अब अपन क्या करते हैं? पहली चीज समझो, जैसे कि अपने ये कोशिका पाई, कोशिका में अपने यहाँ पे क्या पाए? माइट्रोकॉन्ड्रिया। कोशिका अंग पाए, माइट्रोकॉन्ड्रिया पाई, गोल्जी का ही पाई। अब दिमाग में नाम भी याद होने चाहिए। अंतःप्रद्वी जालिका पाई, राइबोसोम पाए। ये अब इनके क्या है? कोशिका अंग है। इनके बारे में अपन ने पढ़ा, एक एक चीज को समझा कि माइट्रोकॉन्ड्रिया कोशिका को शक्ति प्रदान करता है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। दूसरा अपन ने पढ़ा अंतःप्रति जालिका, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तीसरा पढ़ा कि अपने गोल्जिकाओं के बारे में पढ़ा, ये क्या करती हैं?
विभिन्न पदार्थों का परिवहन करती है। ये इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब मैंने आपको बार बार चित्र में माइटोकॉन्ड्रिया में लिखाया था, इसमें डीएनए पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में लिखाया था। तो डीएनए 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 शब्द कर रहा हूँ ना, तो इस डीएनए की अपन चर्चा करेंगे कि आखिर ये डीएनए होता क्या है, ये किस प्रकार एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अपनी जेनेटिक को प्रदान करता है, ये एक कोशिका में किस प्रकार दूसरी कोशिका का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि अब कुछ वर्डों के आपको नाम ध्यान रखने हैं, जैसे कि डीएनए से आरएनए का निर्माण, इसे क्या कहते हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। जैसे डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से डीएनए बनना। फिर दूसरी बात कि क्या नाम से डी आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना। फिर समझते हैं कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। तो समझते हैं कि आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हुआ है, वो राइबोसोम के द्वारा किस प्रकार हुआ है, इस चीज की अपन जानकारी लेंगे आज। फिर अब समझते हैं अपन ने कल क्या पढ़ा था कि अपन ने पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ा था कि पादप कोशिका में आखिर क्या क्या कोशिका अंग पाए जाते हैं, क्या क्या उपस्थित होता है, क्या क्या नहीं होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार उसकी संरचना होती है। और मैंने डिजिटल आपको संरचना दिखाई थी, आज हाथ प्रिंटेड हैंड प्रिंटेड आपको संरचना के बारे में समझाता हूँ। तो देखिए ये मैंने बना रखी है कि ये पादप कोशिका होती है। जंतु कोशिका जब माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो ये चौकोर तरीके की दिखाई देती है, जबकि ये गोलाकार रूप में दिखाई देती है। अब समझो, देखो इसमें कि जो ये केंद्रक होता है, मैंने आपको बताया पहली चीज क्या कि इसमें क्या पाई जाती है? क्या बोल रहे हो? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अपना पहला अंतर क्या हो गया कि पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसा कुछ नहीं हो पाया जाता। तो अंतर में आपको डिफाइन करना है कि पहला तो कोशिका भित्ति इसमें तो पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसा नहीं पाया जाता। ओके। दूसरी बात, इसमें रिक्तिकाएं बड़े आकार में पाई जाती है या पूर्णतः विकसित पाई जाती हैं। ये रिक्तिकाएं होती हैं। रिक्तिका, इस शब्द को ध्यान में रखना है आपको कि रिक्तिकाएं होती हैं, इसमें बड़े आकार में पाई जाती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता या फिर इसमें पूर्णतः विकसित नहीं होती। इस चीज का अब दोनों में अंतर हो गया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। यदि आपको पॉइंट दे दिए कि मान लो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार भिन्न है या किस प्रकार नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में मैंने आपको बताया ऐसे ही क्वेश्चन आता है। फिर दूसरी बात, इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको दिमाग में आने जाना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमान ने की। यह कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। इसके द्वारा कोशिका को ऊर्जा प्रदान होती है और यह कोशिका की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरी बात, यह मात्रात्मक वंशागति में सहायक होता है। इसमें क्या, ये सारी चीजें आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। दूसरी बात, अपन किस तरीके से इसको अलग करेंगे? पहली देखो कि इसमें जो ये होता है केंद्रक, ये क्या होता है? जो कि केंद्रक होता है, जो बीच में केंद्रक होता है, ये मात्र कोशिका की भित्ति के जस्ट पास में ही पाया जाता है। तो आप क्या कहोगे कि केंद्रक कोशिका भित्ति भित्ति के पास में पाया जाता है। अब आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर कीजिए। कोशिका भित्ति का केंद्रक, पादप कोशिका भित्ति का केंद्रक कोशिका भित्ति के पास में पाया जाता है, करेक्ट है। अब यदि आपसे ऐसे दे दिए कि जंतु कोशिका का केंद्रक कोशिका भित्ति के पास में पाया जाता है, तो रॉन्ग है। और इसमें क्या पाया जाता है? जंतु कोशिका होती है, उसमें केंद्रक का पाया जाता है मध्य में
केंद्रक पाया जाता है। अब इनके नाम देखो आप क्या क्या होते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब ये क्या हो गई, क्या हो गई, अंतःप्रद्वी जालिका। अंतःप्रद्वी जालिका के बारे में बताया, दो प्रकार की अंतःप्रद्वी जालिका होती है, एक तो चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका होती है, एक खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका होती है। चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका किसका निर्माण करती है, संश्लेषण करती है, वसा का संश्लेषण करती है। जबकि खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका किसका संश्लेषण करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गई, अंत प्रद्वी जालिका। अब एक चीज ध्यान रखना, आप जब बनाते हो, चित्र बनाते हो, तो मैं तो क्या है समझाने के तौर पे आड़े टेढ़े नाम लिख रहा हूँ कि नीचे लिख दिया कभी ऊपर लिख दिया। आप चित्र बनाने के बाद में सीधा तीर का निशान लगाना, उसके आगे नाम डिफाइन करना, फिर इसका सीधा तीर का निशान लगाना, उसके आगे नाम लिखना, फिर इसका सीधा तीर का निशान लगाना, उसके आगे नाम लिखना। ऐसे मतलब लिख देना एक तीर इधर जा रहा है, एक तीर उधर जा रहा है, एक कहाँ जा रहा है, समझ में नहीं आएगा। अब दूसरी बात करते हैं अपन, क्या क्या हो गया, अंतःप्रद्वी जालिका हो गई, लाइसोसोम हो गए। अब एक चीज ध्यान रखना, अंतरों की बात बताऊं, क्या है कि जैसे कि पादप की कोशिका भित्ति होती है, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। जबकि जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, वो क्या है बक्षीजीव होते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण। तो अंतर क्या हो गया कि मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब ये अंतर में आएगा, जैसे कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। क्यों, तो चार ऑप्शन दे देगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, जो केंद्रक दे दिया, अंतःप्रद्वी जालिका इसमें पाई जाती है, इसमें पाई जाती है, अंतःप्रद्वी जालिका दे दी। तो आपको क्या करना है, क्लोरोप्लास्ट से भिन्न पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में होता है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। अब अंतर समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या है पाया जाता है, ये क्या है, हाँ भाई माइट्रोकॉन्ड्रिया जैसी संरचना है, तो ये जंतु कोशिका माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, केंद्रक। हाँ भाई तू बता, ये क्या है, ये केंद्रक है, ये वाला। अरे भाई गोल्जी का है, अंतःप्रद्वी जालिका नहीं है, गोल्जिकाएं है। अंतःप्रद्वी जालिका ऐसी होती है, गोल्जिकाएं की संरचना मैंने आपको बताई थी, कैसी होती है, ऐसी होती है कि ये क्या है, एक गोल्जिका में क्या पाई जाती है, एफ फेज, जो कि क्या है निर्माण निर्माण करती है। एक पाई जाती है क्या, एफ फेज, और एक एम फेज, जो कि परिपक्व अवस्था पाई जाती है। तो वो चीज ही बता रहा हूं, ये क्या पाई जाती है इसमें, गोल्जिकाएं। अब दूसरी चीज क्या देखेंगे अपन, ये होती हैं, इसमें अविकसित रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनका विकास नहीं होता। अब देखो पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं, पूर्णतः विकसित रिक्तिकाएं पाई जाती है। मात्र आपको क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करा रहा हूँ, क्योंकि आपको देखते ही समझ में आ जाए आखिर क्वेश्चन आता क्या है। अब मैंने कम से कम 4 अंतर करा दिए, और आपको 100% इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। समझने का मैटर तो किताबों में भी है, आपको अपन यही नहीं पता चलेगा कि आखिर अपन कोशिका भित्ति पढ़ रहे हैं, तो कोशिका भित्ति पाई किस में जाती है, आखिर क्वेश्चन कैसे आता है, वो चीज़ इस चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, और आपको इस चीज़ का फोकस कराना चाहता हूँ कि देखो ये कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, तो आपके दिमाग में एक चित्र बन जाएगा
पादप कोशिका का, हाँ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इस बात को अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं, कि इसमें तो मात्र एक छोटे छोटे डिफाइन से ही आपको क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन ऐसे आते हैं वो आपको क्वेश्चन गलत कराएंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको नंबर दिला देगा। तो आप देख लो, या तो आप तीनों की तैयारी कर लो, तीनों ऑप्शनों की, या फिर आप एक ही ऑप्शन की तैयारी कर लो। तो एक की बहुत बेस्ट रहेगी। तो देखो ये क्या पाए जाते हैं, रिक्तिका। दूसरी बात, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, यानी तारक काय पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, कोशिका विभाजन का कार्य करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा कोशिका विभाजन रहेगा। क्या रहेगा, कोशिका विभाजन। उसमें देखेंगे अपन कि एक छोटी सी कोशिका कैसे टुकड़े टुकड़े करके अपने कोशिकाओं में वृद्धि करके एक समूह बनाकर एक एक छोटी सी सेल से ऊतक बनती है, ऊतक से अंग से तंत्र, तंत्र का कैसे निर्माण कर लेती है, इस बात को अपन समझेंगे अगली क्लास में। फिलहाल ये देखते हैं कि इसमें ये क्या पाया गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यहाँ पर एक चीज और समझना, लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में बताया। लाइसोसोम आत्मघाती थैली भी इसे कहते हैं। ये क्या करता है कि कोशि अपशिष्ट पदार्थ या मृत कोशिका को खाकर यह उसे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बदल देता है और उसे बाहर निकाल देता है। कभी कभी यह ज़्यादा सक्रिय होने पर यह जीवित कोशिका को भी खा जाता है, पचा लेता है, इसलिए इसे आत्मघाती तैली कहते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक लाइसोसोम पाया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, मैं इसलिए ही पूरी रामायण कर चुका हूं आपके पास, क्योंकि मैंने पूरी एक एक चीज को आपको बताया है। अब मैं जब नाम लिखता हूं लाइसोसोम, तो आपके इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जानी चाहिए कि इसकी खोज किसने की, इसका क्या नाम है, ये आगे चलकर क्या कार्य करता है, इसका कोशिका में आखिर कार्य क्या है, क्यों इसको कोशिका के अंदर रखा गया है। तो इस चीज की नॉलेज हो जानी चाहिए। ये चित्र बना लो, इस तरीके से नाम लिख लो, फिर इसके बाद में मैं आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखाता हूं। एक चीज का जरूर ध्यान रखना, चित्र बनाओ तो चित्र में ये तीर मत चलाना सब में, ये मैंने समझाने के तौर पे चलाए हैं, तो आप मत चलाना। आप सीधे ऐसे जैसे इस तरीके से लिखना, एक तीर का निशान माइट्रोकॉन्ड्रिया, तीर का निशान गोल्जी काय, तीर का निशान केंद्रक, तीर का निशान ये रिक्तिकाय, ऐसे लाइन टू लाइन लिखना। ये चारों तरफ तीर के निशान मत फैला देना, एक इधर जा रहा है, एक उत्तर, एक पश्चिम, एक दक्षिण, ये ध्यान रखना आप। या फिर ऐसे लिखना जिससे आपको समझ में आए, मान लो एक चित्र इधर बना लो, एक चित्र इधर बना लो, बीच में स्पेस रख लो, जिनमें दोनों कॉमन है तो कॉमन दोनों के तीर कर दो, जिनमें कॉमन नहीं है उसमें एक के तीर कर दो, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। ये आपके नोट्स हैं, ये आपको बताना है, मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ आपको और आपको पढ़ा सकता हूँ। अब आपने तो नोट्स ही ऐसे बना रखे हैं, चित्र कवरे एक में ये, हाँ देखो ये चित्र सही है, ऐसा ऐसा बनाना। आपको सैंडविच रखने की बोला था, आपने तो कुछ अलग ही रख दिया, मैं ही नहीं पहचान पाया सैंडविच जैसा होता है कैसा होता है। सही बात है ना। अब पढ़ेंगे अपन जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। फिर अपना छोटा सा एक टॉपिक रहेगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, आखिर प्रोकैरियोटिक होती क्या है या यूकैरियोटिक होती क्या है। दूसरी बात, ये किस कोशिका में पाई जाती है, किस जीव में पाई जाती है और किस जीव में ये नहीं पाई जाती। इनके बाद अपना कोशिका फिनिश। फिर दूसरी टॉपिक चलेगा अपना न्यू पेज से कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन करके एक सार के रूप में अपन लेंगे पूरा कि आखिर कोशिका क्या है। हाँ न्यू स्टूडेंट समझ में आया कुछ, कौन है न्यू स्टूडेंट, आप ही आए थे ना कल, कौन आया था, समझ में आया कुछ, ईमानदारी से बताओ।
आजकल ईमानदारी रही कहाँ है, टीचर के आगे कुछ और अभी पूछो एक सवाल तो एक नहीं आता। और काफ़ी कवर कर लेंगे ये लोग। जल्दी उतारो। हटू, फटाफट उतारो। इतना टाइम लगाओगे तो फिर ऑनलाइन कैसे चलेगी आपकी, बताओ। बना लिया। अब अब एक चीज के बारे में और समझो। अभी भी अटू। अरे यार बन जाना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। चलो आंखों में बना लो, फिर बाद में करते हैं। एक चीज का आप ध्यान रखना, पादप कोशिका होती है और एक होती है जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में भोज्य पदार्थ बनाती है पादप कोशिका। तो वो किसके रूप में इकट्ठा रखती है? वो स्टार्च के रूप में भोजनों को इकट्ठा रखती है। क्योंकि और वो स्टार्च को अपन खाते हैं तो अपन इसको क्या रखते हैं? ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा रखते हैं। तो एक अंतर क्या हो गया? पादप कोशिकाएं स्टार्च के रूप में भोजन पदार्थों को संग्रहित करती है और जो जंतु कोशिका है वो ग्लूकोज के रूप में भोज्य पदार्थों को संचित करती है। तो इस बात के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि पादप क्या है, खुद प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, तो वो क्या है, स्टार्च के रूप में रखता है। अब अपन बात करेंगे स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज क्या होती है, आखिर ये हमारे शरीर में कैसे टुकड़ों में टूट के ऊर्जा का निर्माण करती है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। जी। तुमने मेरी पूरी वॉकिंग तो इधर ही करा दी, इधर होना उधर होना। आपको कल मैंने जो संरचना दिखाई थी, आपको मैंने कल संरचना दिखाई थी, जो डिजिटल संरचना थी, आखिर माइक्रोस्कोप के माध्यम से उस संरचना को किस प्रकार दिखाई देती है। अब मैं और आपको संरचना एक बार दिखाता हूं, सुनो। एक बार आपको वो संरचना दिखा देता हूं जिससे आपको पता चल जाए आखिर में माइक्रोस्कोप के द्वारा कौन सी संरचना किस प्रकार दिखाई देती है। 1 मिनट लूंगा आपकी। अब देखो। हाँ भाई, आवाज मत करो। देखो, डिजिटल माध्यम से ऐसी संरचनाएं कुछ दिखाई देती हैं कि जैसे आप, आपको डिजिटल संरचना दिखाऊं, ऐसी कुछ संरचनाएं माइक्रोस्कोप के माध्यम से दिखाई देती हैं, जिसको क्या है, अपन इस तरीके की सी संरचना बना के इसको समझाते हैं कि इसमें ये पाया जाता है, इसमें ये पाया जाता है। अब देखो, आपको इस तरीके से संरचना बनानी है। जैसे जैसे ये है संरचना। अब इसमें क्या है, तीर के निशान लगा के आपको सामने ये डिफाइन कर दिया, चारों तरफ ऐसे नहीं चलाने, मैंने तो समझाने के तौर पे आपको समझाया कि जैसे कि ये क्या है, जंतु कोशिका, बीच में ये पादप कोशिका है, इसके जो ये है रिक्तिकाएं पाई जाती है, रिक्तिकाएं बड़े आकार में होती है और पूर्णतः विकसित होती है। जैसे कि ये न्यूक्लियस पाया जाता है और माइट्रोकॉन्ड्रिया ये हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। ये चीज़ें होगी, गोल्जिकाएं हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया, जो क्लोरोप्लास्ट ऐसी जैसी संरचना बताई थी जिसमें क्या है, सिक्को जैसी संरचनाएं, ढेर जैसी संरचनाएं होती है। उनमें उनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश का संश्लेषण होता है, प्रकाश के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। एक चीज कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, एक तो होती है डार्क अभिक्रिया, एक होती है कि प्रकाशीय लाइट अभिक्रिया, है ना। तो ये लाइट अभिक्रिया करते हैं यानी प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, जबकि डार्क अभिक्रिया किसमें होती है? अरे अंधेरे में, तो ये तो सबको पता है अंधेरे में होती है, स्ट्रोमा में होती है, जो मैंने आपको बताया था, स्ट्रोमा में डार्क अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इनको चीजों को समझना पड़ेगा बार बार। ठीक है। अब देख लो, डिजिटल संरचना ऐसी देख लो, ये सारे बेटा बनाए हुए हैं।
जैसे कि ऐसी कुछ संरचनाएं दिखाई देती है ऐसी। ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया, इनमें क्रोमोसोम पाया जाता है। ये सबसे बड़ी रिक्तिकाएं हो गई, वैक्यूम। क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक हो गया। देखो ये ढेर जैसी संरचनाएं पाई जा रही है ना, सिक्कों के ढेर जैसी, बंडल जैसी क्लोरोप्लास्ट में संरचनाएं पाई जाती है। बेटा आपको समझ में नहीं आया, लेकिन सर ने आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया, तो आप एक बार मेरा पिछला वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट आखिर होता क्या है। ये बंडलों के रूप में पाया जाता है, ये प्रकाश की अभिक्रिया करता है। मैं बार बार इस क्वेश्चन को बोलता हूँ क्योंकि ये आते हैं कि प्रकाश की अभिक्रिया किसमें होती है, जबकि लाइट अभिक्रिया किसमें होती है और डार्क अभिक्रिया किसमें होती है। प्रकाश संश्लेषण ग्रेनम में लाइट अभिक्रिया होती है, जबकि डार्क अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। ये अंदर के क्वेश्चन है भाई, आते हैं। दूसरी बात, गोल्जी काय की समझ ली। गोल्जी काय इस प्रकार होती है, ये विभिन्न पदार्थों का क्या करती है, परिवहन करती है। गोल्जिका के बारे में आपको समझा दिया। क्या, साइटोप्लाज्म, जो इसमें जो कोशिका ध्रुव भरा रहता है, मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म कोशिका में ध्रुव भरा हुआ रहता है, उसे कहते हैं, ये पीले रंग का पदार्थ होता है। ओके। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताए। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति, जबकि सेल मेम्ब्रेन किसमें नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। बिल्कुल सही बात। अब देखो ये डिजिटल संरचना आपको हकीकत में मैंने जो हाथ से बना के बताई है, उनमें सारे पॉइंट जो जो इसके अंदर है वो मैंने लिखवाए। अब अपन जंतु कोशिका और पादप कोशिका का में अंतर कर लेंगे कि आखिर जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है और पादप कोशिका में क्या पाया जाता है। इनमें अंतर करेंगे तो आपको उनको पढ़ना है, जो जो चित्र में है ना वो वही मैं अंतर आपको लिखा दूंगा। जैसे कि इसमें अब एनिमल सेल भी मैं कल दिखा दूंगा, तो इसकी बात अपन कल करते हैं। थैंक यू।